Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. एक कहावत है कि तुमसे पहले भी जो तख्ते नशीं था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यकीन था। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है समय, और अगर कोई अपने मन में तीरंदाज बन रहा है, शहंशाह बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बड़े औंधे मुंह गिरे हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका भी वो दिन आएगा, क्योंकि वक्त पलटी लेता है। बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की। आपको पता है वेस्ट बंगाल में यह वही बंगाल है जहां जीना दुश्वार हो गया था, जहां लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि जब दूसरी पार्टी चुनाव जीती तो वे जश्न मना रहे थे। आज बंगाल के हर कोने में वंदे मातरम का गायन होगा। शुभेंदु अधिकारी ने अपने कमिटमेंट को पूर्ण रूप से पूरा किया है, और अभी भी वो रुक नहीं रहे, वो तैयारी में है कि एकदम से बंगाल को भारत की पहचान बना देना है। दोस्तों, बंगाल के मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह वंदे मातरम का गायन होगा। आप आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। इसमें बंगाल में वंदे मातरम गाना पड़ेगा, मदरसा हो या कोई और स्कूल, कुछ भी हो, वंदे मातरम गाना होगा। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, लोग कहते हैं कि हम क्यों गाएं, क्या वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो क्या देशभक्त नहीं है क्या? तो गा दोगे तो क्या देशद्रोही या गुलाम हो जाओगे क्या? क्यों? जिस पेड़ पर फल होते हैं वो हमेशा झुका रहता है। जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क का खाते हो, इसने तुम्हारे दादे परदादे हर किसी की परवरिश की है। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को यह मुल्क अपनी शरण देगा, छाया देगा। वंदे मातरम नहीं गाएंगे? वंदे मातरम भारत की पहचान है, यह गाना होगा। और बंगाल के मदरसों में भी वंदे मातरम चले। अब तक क्या था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ध्यान रखना, रिलीजन से पहले देश आता है। यही तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रभक्ति में और राष्ट्रवाद में यही अंतर है। राष्ट्रवाद होता है कि मेरे लिए मेरा देश, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्रभक्ति तो यह होती है कि जैसे कोई दूसरा भी देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वो बहुत अच्छा है, मैं वहां मान लो शिफ्ट हो गया, 4-5 साल में वहां रहा, अब मुझे वो अच्छा लगता है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, तो यह राष्ट्रभक्ति हो गई। लेकिन मैं अपनी जमीन के लिए, जिसमें मेरा जन्म हुआ, माता पिता का जन्म हुआ, मेरे खानदान यहां रहा, मेरे पुरखे यहां रहे, उसके लिए मैं तन मन धन सर्व समर्पित करता हूं। यह राष्ट्रवाद है, ध्यान रखिएगा। देखिए, वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों, मदरसों वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। मंत्री दिलीप घोष ने शुक्रवार को घोषणा किया कि प्रार्थना सभाओं में अब राष्ट्रगीत गाना होगा। यह नियम सरकारी सहायता प्राप्त निजी मदरसों पर तत्काल लागू होगा। मदरसों को बहुत पैसा जाता है, पैसा रोक दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 5,000 करोड़ से ऊपर पैसा जाता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर मदरसों में अच्छी पढ़ाई होती तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर वहां अच्छी बातें होती तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन वहां तो अल्फला यूनिवर्सिटी के वो सरगने तैयार हो रहे हैं, जो नीचे आरडीएक्स लेकर बैठे हैं कि उसी थाली में कब छेद करेंगे जो हमको, हमारे पुरखों को, हमारे जमीन जायदाद में रहने वाले जितने नाते रिश्तेदार हैं, सबको खाने के लिए दे रही है, उसी थाली में छेद कब करेंगे। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, देखो दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूं, ये आर्टिकल में मैं बता रहा हूं, एक बार पहले कह रहा था। देखिए, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे जियोपॉलिटिक्स में, लेकिन जो समीकरण बन रहा है वो बहुत खतरनाक है। जैसे चाइना, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत भयानक समीकरण बना हुआ है। मैं आपको डिस्कस करूंगा आर्टिकल के अंदर। आप देखिए, अब जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट हो जाता था, यानी जिस बॉर्डर में से लोग आ जाते थे, चाहे दलदल में होके, कूड़े कचरे पेड़ों में होके, कहीं भी नदियों में होके, अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, स्मार्ट बॉर्डर का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्मार्ट बॉर्डर क्या है? कहते हैं ड्रोन, रडार और हाईटेक निगरानी सिस्टम से लैस होगा अवैध सुरक्षा घेरा। यानी अब ये हाईली इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी रहेगी। कोई अगर पैर भी रख रहा है तो हमको पता चलेगा, बीएसएफ को पता चलेगा कि कौन आ रहा है। समझ गए? ये एकदम क्लैरिफाई कर दिया है, और बीएसएफ को बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। अब तक नहीं थी बीएसएफ के पास पावर। अब कोई भी सेना हो, जल थल नभ, तीनों से एक चीज कह दी गई है कि अगर कोई इंस्टेंट चीज होती है तो आपको हाई कमांड का वेट नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग, आपके यहां हाई कमीशन्ड ऑफिसर्स बैठे हैं, आप निर्णय ले दीजिए, बाद में पॉलिटिक्स तो देख ही लेगी। यह डायरेक्ट मैसेज है सारी फोर्सेस के लिए। और बीएसएफ के लिए डिस्क्रिशनरी पावर है कि चाहे बॉर्डर एलओसी का हो, चाहे बॉर्डर एलएसी का हो, चाहे बॉर्डर वेस्ट बंगाल वाला, ये मुर्शिदाबाद वाला हो, कहीं का भी हो, बीएसएफ को डिस्क्रिशनरी पावर है कि आप इनको कोर्ट कचहरी के झंझट में मत डालिए, या तो इनको जय हिंद कर दीजिए तुरंत। अगर खतरा लगता है तो जय हिंद कर दीजिए, या फिर इनको पहचानिए, डिलीट करिए
और एक बार में उड़ा दीजिए, जहां से ये आए हैं वहीं पर उड़ा दीजिए इनको, तो ये बीएसएफ को पावर देगा, ये बीएसएफ रुकेगी नहीं। अब यहां देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, व्हाट इज स्मार्ट बॉर्डर। देखिए स्मार्ट बॉर्डर क्या है, हाईटेक कैमरे, ड्रोन, रडार, सेंसर, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम कहां, इन जगहों पर लगाए जाएंगे। ध्यान रखना ये क्या है, यह है एलओसी, इन जगहों पर लगाए जाएंगे। ध्यान रखना ये हमारी सबसे बड़ी बॉर्डर है, और कहां कहां लगाए जाएंगे ये भी बता देता हूं। देखिए एक लगाए जाएंगे ये वेस्ट बंगाल में, आसाम के अंदर लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा दोस्तों त्रिपुरा के अंदर और अरुणाचल के अंदर। इन जगहों पर ये हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी, रीजन आप जानते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा खतरा है चीन से। आप कहेंगे सर चीन से, हां मेरे भाई, बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर 4096 किलोमीटर का लगता है, लेकिन ये जो चीन वाला बॉर्डर है, ध्यान रखना 90% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान को कौन दे रहा है, चीन दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में किससे लड़ा था पाकिस्तान, चीन के हथियारों से। वो अलग बात है कि उसको हमने मिट्टी में मिला दिया, चकनाचूर कर दिया, लेकिन चीन चुप बैठने वालों में जो आदमी डायरेक्ट ये कह दे कि अरुणाचल कम्स अंडर चीन, अब चाइना के अंदर अरुणाचल को ले रहा, वो आदमी चुप थोड़ी बैठ जाएगा। भारत जानता है इस बात को, ध्यान रखना। देखो आपको एक बड़ी डेवलपमेंट बता देता हूं, हालांकि इस आर्टिकल में भी आगे आएगी, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, जो भारत करना चाह रहा है वही चीन करना चाह रहा है। जाबाज साथी भूलना मत इस बात को। कैसे कि भारत विश्व शक्ति बनेगा, चीन चाह रहा है कि मैं विश्व शक्ति बनूं, और वो हमसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमसे किसी मायने में पीछे नहीं है, सिर्फ एक मायने में पीछे है, और वो है जिगर, जज्बा। जो जज्बा भारतीयों के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ना मन हो तो उठाकर देख लेना गलवान वैली का छोटा सा क्लैश, और उठाकर देख लेना 1962 की वो लड़ाई जो चीन से हमारी थी। हम वो युद्ध ना जीत सके। कहते हैं कि क्या हुआ जो युद्ध तुम ना जीत पाए, तलवार आखिर तक न छोड़ी ये बहुत है, टिक न पाए तूफान के आगे भले, लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है। वहां से जिंदा नहीं आए हम, या तो हम मरते हैं या हम जीतते हैं, यही भारतीय सेना का स्लोगन है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, गलवान का छोटा सा क्लास देख लेना, वहां जब उनको लगा कि अब ये हमको पीस कर मार देंगे, हजारों की सेना भाग खड़ी हुई वहां से। ये चाइनीज मक्खियां हैं, इनमें जिगर नहीं है, इन पे हथियार है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, बड़ा देश है, लेकिन जिगर कहां से लाओगे, ये पैसे से थोड़ी मिलता है। ध्यान रखना भारत की तरह। अब चीन में क्या हो रहा है, अभी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप आता है, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन आता है, व्लादिमीर पुतिन रशिया से। अब दोस्तों कौन आया है, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ। कौन आता है, ध्यान रखना, ये जो तिकड़ी बन रही है, ये तिकड़ी किस लिए है, लड़ाई के लिए नहीं, ये तिकड़ी है पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर ऊपर खड़ा कर देने के लिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया की नजर में आता है क्योंकि पीस टॉक करवा रहा है, किसके, ईरान और वर्ल्ड पावर अमेरिका के बीच, तो सारा विश्व उसको देख रहा है, यानी वो इस तरह एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। पाकिस्तान एक ही समय पर आसिम मुनीर मिलता है डोनाल्ड ट्रंप से, अभी वही है, और एक ही समय पर शहबाज शरीफ मिलता है चीन से। दो विश्व की बड़ी शक्तियों से एक ही टाइम पर पाकिस्तान मिल रहा है। टर्की बिल्कुल उसकी गोद में बैठा है। इससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्ट्रेटा बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि भारत जब यूनाइटेड नेशन में इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ वहां कोई बात करेगा, तो आपने देखा होगा आज तक का रिकॉर्ड है, आजादी से चीन ने हर बार वीटो का यूज किया है, या तो एब्सटेन कर दिया है या पाकिस्तान के फेवर में वोट किया है। हम चीन की तरफ नहीं जा सकते किसी भी सूरत हाल में। तो जब हमारा कोई युद्ध होगा तो इजराइल हमारी तरफ रहेगा। इजराइल के साथ अमेरिका आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ना आए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, चीन विश्व पावर बनने के चक्कर में अब अमेरिका को डील दे रहा है, पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बना रहा है, क्योंकि सीपैक कॉरिडोर उसके साथ है, वहां अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। भारत इस बात को जानता है कि जिस दिन हम पीओके लेने उतरेंगे, उस दिन सीपैक भी गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में पड़ेगा, और जब सीपैक को आप तोड़ेंगे उसके रोड को, तो चीन फुल फ्लैज वॉर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ करेगा। उस परिस्थिति के लिए भारत इतनी तैयारी कर रहा है। तुम क्या सोचते हो सिर्फ पाकिस्तान के लिए भारत तैयारी कर रहा है? नहीं, यही तो जियोपॉलिटिक्स है, इसी को तो समझना है। अगर आप उस पद पर बैठे होंगे तो आप समझेंगे, क्योंकि हम कह सके हैं कि हम जान दे देंगे इसके लिए, यह भारत की जमीन है। और जब हम लेने जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान पीओके, तो वहां पर चाइना का सीपैक का रोड है, जब हम उसको नास्ते नाबूद करेंगे तो चाइना फुल फ्लैज वॉर में पाकिस्तान के साथ भारत से युद्ध करेगा, और भारत को उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। इसीलिए तो चीन बार बार कह रहा है कि हमसे पैक्ट करिए, हम पे बिजनेस पे डिपेंड हो जाइए, हथियार हमसे लीजिए। ऐसे 10 साल में खोखला कर देगा भारत को। नक्सलिज्म, टेररिज्म बोथ विल एंडेड, ये तो करेक्ट बात है। देखिए ये पूरा नक्सल का इलाका है, और नक्सल तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया भारत से। नक्सलियों ने भी भारत की सेना को, भारत के लोगों को बहुत परेशान किया है।
लोग कहते हैं कि नक्सली जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। इसकी किसी की रक्षा किसी की मौत के साथ नहीं हो सकती। अगर आप 200 मासूमों को बस्तर के इलाके में मौत के घाट उतार दे रहे हैं, पूरे गांव को मार दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमें सरकार से लड़ाई है, नहीं, यह तो आतंकवाद है। और उस नक्सलिज्म का एंड हो चुका है, दी एंड हो चुका है। जमीनों में 10-10 फीट नीचे हर जगह आप देख रहे हो माइंस है, बारूद है, भरा पड़ा है। ये नक्सलिज्म, ये कोई रक्षा थोड़ी है, ये तो आतंकवाद है। ठीक है, हमारे सीआरपीएफ के जवान मणिपुर में, नागालैंड में नक्सलियों के द्वारा पूरी की पूरी बसें उड़ा दी जाती हैं, ये आतंकवाद है। और उसका अंत अब हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। 99% नक्सलिज्म खत्म हो चुका है, यानी रेड कॉरिडोर एकदम खत्म है। ध्यान रखना, नक्सलवाद और आतंकवाद पर भी बड़ा संदेश क्या दिया है कि आप देखेंगे कि नक्सलवाद तो ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन आतंकवाद भी अगले आने वाले टाइम में घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी आतंकवाद, चाहे बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, जहां से हो, नहीं रह पाएगा भारत के अंदर। साफ कह दिया, 3 से 4 वर्षों में देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था पूरी ऐसी हो जाएगी कि दुश्मन घुसने से पहले 4 बार सोचेगा। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम अलग हैं क्या? नहीं, हर आदमी यह काम पहले कर चुका है। आप घुस के देखिए ना चीन में, पता चल जाएगा। आप घुस के देखिए ना अमेरिका में, पता चल जाएगा। लोग पहले ऐसी सुरक्षा चाक चौबंदी कर चुके हैं। भारत ने बहुत लिबरलाइजेशन किया। लो भाई तुम भी लो, लो भाई तुम भी लो, आ जाओ तुम भी आ जाओ, यहां बहुत जगह है। और इसी वजह से आज एक फोड़ा जिसमें मवाद हो गया है, वो पाकिस्तान बनकर हमारे बगल में रखा हुआ है, हमारे शरीर से चिपका हुआ है। उसका इलाज जरूरी है मेरे प्यारे भाई, उसका इलाज जरूरी है। देखिए, अमेरिका में इनका एक आदमी जाता है, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सीनेटर फ्रॉम यूएस सॉइल स्पार्क्स आउटरीच। क्या कह रहा है? देखिए ना आप, अगर अमेरिका की धरती पर भारत के खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो आप समझिए ना कि ये क्या त्रिकोण चल रहा है। अब पाकिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान पर हाथ रखे हुए है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। और चाइना तो पाकिस्तान के साथ खुलकर आ चुका है। बीच में कौन है? बीच में भारत है। बीच में प्रॉब्लम यह है कि हम जब चाइना से काउंटर करेंगे तो बेस्ट से हमारे को दिक्कत देगा एलओसी पर पाकिस्तान। और जब 2 फ्रंट वॉर होता है, तब बड़े से बड़ा देश दिक्कत में आ जाता है। और यहां तो 3 फ्रंट वॉर है, नीचे बांग्लादेश भी है। इसके लिए भारत तैयारी कर रहा है। लोग कहते हैं आक्रमण क्यों नहीं कर रहे, पीओके क्यों नहीं ले रहे? पीओके तो लेंगे, लेकिन वो देखिए, आपने एक मूवी है पुरानी सौदागर, उसमें कहता है हम तुम्हें मारेंगे जरूर, लेकिन समय हम देखकर मारेंगे। वो जमीन भले ही तुम्हारी होगी, लेकिन जो बारूद होगा वो हमारा होगा, जो समय होगा वो हमारा होगा। तो आप अगर ऐसे इमीडिएटली अगर वॉर में चले जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम कौन सी हो जाएगी? रशिया वाली हो जाएगी। रशिया को प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्यों? वहां जनसंख्या नहीं है। हमारे यहां 150 करोड़ लोग हैं, और आधे लोग तो तैयार बैठे हैं कि किस टाइम पर विस्फोट करें, कोई गलती करे गवर्नमेंट, कोई गलती करे सनातन, जिससे हम पूरा ब्लास्ट कर दें पूरे देश में। ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, ये आदमी अमेरिका की सॉइल पर जाता है और वहां जाकर क्या कह रहा है? देखिए, इन वन पार्ट ऑफ द एड्रेस हसन रिपोर्टेडली स्पोक अबाउट पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लेम द कंट्री वुड इवेंचुअली ओवरटेक यूनाइटेड स्टेट्स इन नंबर। कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की जनसंख्या को क्रॉस करने वाला है, क्योंकि हमारा एक ही काम है, खाना बनाना, खाना बनाना, खाना बनाना, कीड़े मकोड़ों की तरह। कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो 40 से 50 करोड़ के आसपास है, 47 करोड़। कह रहा है हम बहुत जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स को पॉपुलेशन में पीछे छोड़ देंगे। क्या करोगे फिर? इनका नौकरी है तुम्हारे यहां, खाने के लिए रोटी है? नहीं नहीं, हम पूरे रोडों को भर देंगे एक तरफ से फलाना पंचर धमाका, पंचर केला वाला, ये सब। क्या होगा? ऐसी पॉपुलेशन का क्या होगा? फिर ऐसी पॉपुलेशन बिना पढ़ी लिखी रह जाती है, उन पर पैसा नहीं होता, और शिक्षा के अभाव में वो लोग क्या करते हैं? हथियार उठा लेते हैं। जो बड़े सरगना बैठे हैं, जो पैसा कमाते हैं पाकिस्तान में, वो उनको मोहरा बनाकर यूज करते हैं। कसाब जैसे अनपढ़ लोंडों को यहां भेजते हैं, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हैं। ये होता है अनपढ़ जनसंख्या का मतलब। ये वही कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। और देखिए क्या कह रहा है ये, वन ऑफ हिज मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिमार्क फ्रॉम द इवेंट वाज, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अमेरिका में खड़ा होकर हिंदुस्तान के बारे में बोला, क्या कोई सेंस है इस बात का? कह रहा है ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तानों में भी तुम्हारी दास्तान नहीं होगी। तेरा बाप, अब्बा, दादा, अम्मी, अब्बी, खाला, आपी सब मर गए इसी आपाधापी में, सब मर गए। 700-800 साल पूरे घोड़े खोल लिए, उनमें जितनी ताकत थी, सनातन को मिटा ना पाए। हां, यह जरूर बात है कि गुर्गे बनाकर तुमने इतिहास को मोड़ दिया, और वो इतिहास को पढ़कर आज तुम्हारी जनसंख्या हो गई। लेकिन बात तुम करते हो हिंदुस्तान को मिटाने की। 800 साल तुम यहां भीख मांगकर कटोरा लेकर खड़े रहे, बाद में तुम यहां शहंशाह भी बने, उखाड़ नहीं पाए कुछ।
क्योंकि यहां छत्रपति शिवाजी महाराज, यहां वीर संभाजी महाराज जैसा शेर और बब्बर शेर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वो जाबाज थे जिन्होंने सनातन को धूल नहीं आने दी। और आगे भी है, ऐसा मत भूलना कि अब नहीं है, आगे भी है। समय पड़ेगा तो वो भी उसी हिसाब से तैयार है और तुमको जवाब भी देंगे। ये कह रहा है हमको समझाने की, पाकिस्तान हमको समझाएगा जिसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारी पुराण तुम हमको समझाओगे? पहले गिरेबान में झांक तो लेते। कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा हम हर महज पर लड़ेंगे। देखिए यही आतंकवाद की निशानी। कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा। क्या मसला है कश्मीर का? मसला हम बहुत जल्दी हल करने वाले हैं कश्मीर का। जिस पीओके को तुमने गटर बना दिया है उसको हम दोबारा लाकर, अगर उसमें हमने उसी कीचड़ में अगर हमने कमल ना खिला दिया तो नाम बदल देना। ध्यान रखना, जहां लोग गुलाम हैं अगर वहां आजादी की सांस ना ले पीओके लेने के बाद तो हमारा नाम बदल देना। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, समझ गए? तो दोस्तों ध्यान रखना मेरे दोस्त, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तो आतंकवाद बंद नहीं होगा। यह पाकिस्तान कह रहा है अमेरिका की धरती पर बैठकर। आप देखिए अमेरिका क्या डिप्लोमेसी कर रहा है। ये देखिए, ये मिलने गया है इससे कहां? पाकिस्तान के अंदर। शहबाज शरीफ लेटेस्ट चाइना विजिट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक त्रिकोण बन गया है कि पहले शहबाज शरीफ, उससे पहले ट्रंप और उससे पहले व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की हमको टेंशन नहीं है, पुतिन की टेंशन नहीं है, हमको टेंशन है टू फ्रंट की। टू फ्रंट और बांग्लादेश का तो आप देखिए, खैर बांग्लादेश का तो इलाज हम कर देंगे, बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाएगी। कहते हैं कभी कभार कुत्ता लगातार आप पर भौंक रहा हो तो आप ऐसे खड़े हो जाइए। अगर आप हलचल करेंगे तो उसको लगेगा कि मुझसे डर रहा है, आप ऐसे खड़े हो जाइए। तो बांग्लादेश उछल रहा है, हम फेंसिंग लगा देंगे, उसकी आवाज ही नहीं आएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आप ध्यान रखें। देखिए ये पहले चीन, उसके पहले ये दोनों एक साथ गए हुए हैं। ये चीन में गया हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में गया हुआ है। देख लीजिए, मैं आपको जो लिखा है वही बता रहा हूं। सिग्नल्स मीटिंग समथिंग मोर, जो मीटिंग है वो कुछ ज्यादा सिग्नल दे रही है। इमर्जिंग रोल ऑन वर्ल्ड स्टेज, वर्ल्ड स्टेज में पाकिस्तान का रोल इमर्ज कर रहे हैं ये लोग मिलकर। तेहरान एंड बीजिंग एट द सेम टाइम, तेहरान में भी जा रहा है, यानी ईरान भी गए ये लोग, बीजिंग भी जा रहे हैं, और वहीं अमेरिका में भी नेगोशिएशन चल रहे हैं इनके। आर्मी चीफ फ्लू टू ईरानियन कैपिटल दिस वीक। आर्मी चीफ ईरान जा रहा है, इनका वो मिनिस्टर है वो यूएस जा रहा है, और एक आदमी कहां जा रहा है? चीन। त्रिकोणीय श्रृंखला बनाकर यानी अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर ऊपर ला रहे हैं, जिससे हमको क्या मिल जाए? कर्जा मिल जाए भाई, आईएमएफ से कर्जा मिल जाए। देखिए, वर्क विद पाकिस्तान टू मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, कौन कह रहा है? बीजिंग फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, क्योंकि सीपैक की भी बात हुई है। चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वांग यू अर्ज इस्लामाबाद अर्लियर दिस मंथ टू स्टेप अप मीडिएशन एफर्ट, यानी इसने पीस डील में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं। 523 किलोमीटर बॉर्डर डिस्क्राइब देमसेल्फ एज ईरान ब्रदर्स, ईरान को अपना भाई मानता है। अब पाकिस्तान की ईरान से को अपना भाई मान रहा है। 550 किलोमीटर का बॉर्डर है, चाइना की गोदी में बैठा है, अमेरिका की गोदी में बैठा है, टर्की उसको शुरू से सपोर्ट करता ही है, और ईरान में, तेहरान में अभी वो गया ही है। अब देख रहे हो आप, यानी भारत की डिप्लोमेसी की नकल करके वो अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर सेट कर रहा है। कौन? पाकिस्तान। और जब आदमी वर्ल्ड स्टेज पर नोन हो जाता है, अभी तो सब इसको आतंकवादी कुत्ता मानते हैं, लेकिन जब आदमी नोन हो जाता है तो फिर पता है क्या होता है? यूनाइटेड नेशन में लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं। फिर उसका एक कहावत है कि 1000 टाइम्स रिपीटिंग अ लाई अल्टीमेटली बिकम्स द ट्रुथ, 1000 बार 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 बोला जाने वाला झूठ सच लगने लगता है। और कश्मीर पर यही हो रहा है, कश्मीर पर यही हो रहा है जो ये यूनाइटेड नेशन में बोलता है। चाइना इज पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा ट्रेड कहां से होती है पाकिस्तान की? चाइना से। यहां देखिए, वाई इंडिया वॉचेस ऑल दिस विद डीप अनईज, इंडिया के लिए दिक्कत क्यों है? इंडिया के लिए दिक्कत क्या है? बीजिंग इस्लामाबाद जो रिलेशन है वो कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म गोल है। आप कहेंगे सर लॉन्ग टर्म कैसे? लॉन्ग टर्म ऐसे कि मेरे दोस्त ये जो सीपैक है ना, सीपैक में चाइना का पैसा लगा है, और ये 1 साल के लिए थोड़ी चलेगा, 10 साल के लिए थोड़ी चलेगा, ये आगे की 200 साल के लिए सिक्योर है। लेकिन ये है कहां? गिलगित बल्तिस्तान में, पीओके में, जिस पर भारत रोकेगा। तब ये दोनों मिलकर फ्रंट आएंगे, हम चाइना को टैकल करेंगे। तो ये किधर से आएगा? ये एलओसी से आएगा। यही तो इनकी रणनीति है, यही भारत समझता है। ऑफन एट कंसेशनल रेट्स पर इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, जिससे ये अपने यहां चीजें बना भी पा रहे हैं, धुआंधार हथियार भी दे रहा है, और सीपैक में काम भी कर रहा है। ग्वादर पोर्ट पर भी आना चाहता है इसके, पाकिस्तान के। पाकिस्तान यूज चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट अगेंस्ट इंडिया एंड ड्यूरिंग ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट से लड़ाई ना, वो बात अलग है कि हमने गिरा दिया आकाश तीर से। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपैक है, रन्स थ्रोली गिलगित बल्तिस्तान टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्लेम्स एज इट्स ओन। भारत जिसको अपनी टेरिटरी बताता है, वहां होके सीपैक निकलवाया है, पीओके में होके, तो अरबियन सी को ये क्या करता है? एक्सेस कर लेता है वहां से। ऐसे घूम के क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इंडियन ओशियन में भारत का दबदबा है, धाक है, वहां से जाएगा तो भारत सारी सर्विलांस कर लेगा। तो पाकिस्तान में होकर अरबियन ओशियन में बैठा है चीन। समझ गए मेरे भाई? यहां देखिए, द यूनाइटेड नेशन चाइना रिपोर्टेडली सील्ड पाकिस्तान।
यूनाइटेड नेशन में जब जब हमने कहा यह आतंकवादी, इसको डेजिग्नेट कर दो, यह आतंकवादी, इसको कर दो, तो चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने हमेशा फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल एक्शन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वाटर डाउन और ब्लॉकिंग रेजोल्यूशन दैट इंडिया एडवांस, एवरीथिंग इंडिया अटेम्प्टेड टू बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर। जब जब भारत ने पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करना चाहा, बीजिंग प्रोवाइडेड डिप्लोमेटिक कवर। बीजिंग ने वहां वीटो का यूज कर दिया, डिप्लोमेटिक कवर प्रोवाइड कर दिया, कह दिया नहीं, एब्सटेन कर दिया, वोट ही नहीं करा कि नहीं, आतंकवादी ये नहीं है। समझ गए? ये भारत के कंसर्न्स हैं। रिजल्ट इज अ टू फ्रंट प्रॉब्लम। कितना प्रॉब्लम? टू फ्रंट प्रॉब्लम। कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ेंगे तो चाइना उधर है, और चाइना से लड़ेंगे तो पाकिस्तान उधर है। दोनों ने अगर प्लान बना लिया कि आप एलओसी पर लड़ाई छेड़िए, हम अरुणाचल को लेंगे, या इधर से उसने कहा मैं अरुणाचल के लिए वॉर करता हूं, और जैसे ही फोर्सेस की वहां जरूरत पड़ेगी, सारे हथियारों की वहां जरूरत पड़ेगी, आप एलओसी से एंट्री कर देना। टू फ्रंट वॉर। आप देखिए, हर भविष्यवाणी कह चुकी है कि वॉर होगा, तो उसके लिए अगर आप तैयार नहीं है तो ये आपकी कमी है, उसकी नहीं है। ये मार्को रूबियो है, भारत में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्रधानमंत्री से भी मिलेगा। कहां उतर रहा है? कलकत्ता में उतर रहा है। ध्यान रखना, ट्रेड वगैरह पर, इन सब पर बात होगी। बहुत हलचल है इस समय जियो पॉलिटिक्स में। ये देखिए, जो सर्जियो गौर है, जो भारत आता जाता रहता है, उसने कहा है कि फर्स्ट टाइम मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ ट्रंप, ये यहां आ रहे हैं और बात करेंगे किससे? प्रधानमंत्री से। सन्स बैटिंग और वॉर, ट्रंप सेज आई हैव थिंग्स कॉल्ड ईरान। ट्रंप से पूछा गया कि सर कुछ और भी कर लीजिए इसके अलावा। उन्होंने कहा ना ना, मेरे पास बहुत काम है। पूछा कि क्या काम है, तो कह रहा ईरान है, ईरान मेरे पास काम है। समझ गए? क्योंकि एक साफ अल्टीमेटम दे चुका है कि हम फ्रेश स्ट्राइक्स और ईरान ऑन बैक टेबल, ट्रंप रिव्यू मिलिट्री ऑप्शंस। ट्रंप समझ रहा है मैं थोड़ा सा पैसा लग रहा है इसलिए इसको रोक देता हूं, लेकिन इसी बीच जो यूनाइटेड स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी है कि ईरान कभी भी दुनिया में आज तक का सबसे तेजी से मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा है। यानी 6 महीने के अंदर, अब 6 महीने जब युद्ध को हो जाएंगे, तो ईरान इतना पावरफुल आर्मी बना चुका है, इतने पावरफुल, अपने पूरे ड्रोन स्ट्राइक को दोबारा रीस्टेब्लिश कर चुका है। तो इससे भी ट्रंप के पैर कांपे हुए हैं, क्योंकि अब की बार अगर कोई रिटेलिएशन होगा तो समझ लो आप गल्फ नेशन खत्म, पूरा गल्फ नेशन खत्म। इस तरीके की तैयारी कर रहा है ईरान। ये इसके इंटेलिजेंस सोर्सेस कहते हैं, किसके? ट्रंप के। बिल डेस्ट्रॉय यूरेनियम बट वॉन्ट लेट ईरान हैव इट। मतलब हम पूरा यूरेनियम खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान को यूरेनियम नहीं रखने देंगे, ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाने देंगे। ये इनका कमिटमेंट है। क्योंकि ईरान पता है किस लिए जी रहा है? ईरान जी रहा है कि जिस दिन न्यूक्लियर बनके तैयार हो जाएगा, या जिस दिन पाकिस्तान जैसा कोई दल्ला, जैसे उसके एयरक्राफ्ट उधर छुपा के रखे थे अमेरिका की लड़ाई में, हमको न्यूक्लियर दे देगा, उस दिन हम इस दुनिया से एक सभ्यता का अंत कर देंगे, और वो सभ्यता है यहूदी, यानी कि इजराइल। और इस बात को ये जानते हैं सारे लोग, इसीलिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि इनको न्यूक्लियर नहीं बनाने देना है। अब इसकी लड़की के असैसिनेशन की, यानी इसके लड़की के हत्या का प्लान बनाया गया है। इवांका ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लान बनाया गया है। हालांकि उसको पकड़ लिया है टर्की में, जो शूटर था, ये रहा, 32 साल का। नाम बता देता हूं इसका क्या है, मोहम्मद बकर साद दाऊद अली शादी, ये इसका नाम है। ये कैप्चर किया गया टर्की से। ट्रंप की लड़की को मारने आया था, इवांका ट्रंप को। ये देखिए, यूएस इंटेलिजेंस सेज ईरान रिकवरिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड। यानी जितनी कल्पना नहीं की थी, उससे भी तेजी से आर्मी को रीस्टेब्लिश कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है। इसको इंटेलिजेंस की सोर्सेस हैं। और ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये रुकेगा नहीं, ये होगा। और इसी के चलते प्रधानमंत्री ने आकर क्या कहा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, उस पोस्ट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, 150 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। वहां आकर क्या कहा कि आप अगर तेल बचाओगे तो हमारे लिए भविष्य के लिए फायदा है, आप चीजें बचाओगे हमारे लिए भविष्य के लिए फायदा है, आप पैसा रखोगे हमारे लिए भविष्य के लिए फायदा है। किस लिए कहा? क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा होगा, और जब यह होगा तो बड़ी किल्लत मचेगी, तेल पूरी दुनिया में मचेगी। लेकिन भारत के लोगों को लगेगा कि यही मच रही है। नहीं, पूरी दुनिया में तो अभी भी किल्लत है, भारत में फिर भी उतनी नहीं है अभी, लेकिन उस समय पर जब सब लोग युद्ध में होंगे तो यह किल्लत मचेगी। अभी कमल हसन, जो हमेशा खिलाफ बोलता था राष्ट्रवाद के, आज उसने भी बोला है कि तेल की एक बूंद किसी गरीब को उस तेल की बढ़ती महंगाई से बचा लेगी। हमारा बचाया हुआ 1 रुपया भविष्य में हमारे जनरेशन के काम आएगा। अभी उसके सुर बदल गए हैं, ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए। महेशन को सब्सक्राइब करके हर एक लेटेस्ट अपडेट का ऐसे ही पोस्टमार्टम आपके सामने लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।